तो नमस्कार गाइज, मैं केसर सिंह राधे राधे इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सतत आवेश वितरण अर्थात सतत आवेश वितरण क्या होता है। देखो, एक सभी हेडिंग डालेंगे सतत आवेश वितरण। सभी हेडिंग डाल लेंगे सर्वप्रथम सतत आवेश वितरण। ठीक है, ये देखो क्या होता है। जब किसी वस्तु को अल्प आवेश दिया जाता है तो उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होती है। जब कोई वस्तु है हमारे पास, उसको अल्प आवेश यानी थोड़ा सा आवेश दिया जाता है तो उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होती है एवं इन इलेक्ट्रॉनों के मध्य दूरी नगण्य होती है। जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो उनके मध्य दूरी क्या होगी? अल्प होगी। इसलिए वस्तु पर आवेश का वितरण सतत होता है। इसलिए जो वस्तु पर जो आवेश का वितरण कंटिन्यूअस होता है यानी लगातार होता है, न कि ब्रेक होता है। ठीक है, ये हो गया आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। सतत आवेश वितरण तीन प्रकार के होते हैं। सतत आवेश वितरण तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है रेखीय आवेश वितरण। कौन सा? रेखीय आवेश वितरण। दूसरा पृष्ठ आवेश वितरण। कौन सा? पृष्ठ आवेश वितरण। तीसरा आयतन आवेश वितरण। ठीक है, अब हम एक्सप्लेन करते हैं पहले को, रेखीय आवेश वितरण। तो सभी हेडिंग डालेंगे पहले रेखीय आवेश वितरण। तो सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं कि रेखीय आवेश वितरण क्या होता है। देखो, जब आवेश किसी वस्तु की लंबाई पर फैल जाता है तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। यानी जब लंबाई पर फैलता है ना तो उसे कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, जैसे देखो, माना एल लंबाई के एक चालक तार पर विचार करते हैं। सर्वप्रथम एक एल लंबाई का चालक तार ले लेते हैं। जब इसे प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो यह आवेश इस चालक तार की संपूर्ण लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, यानी कि हमारे एल लंबाई का एक चालक तार ले लिया, उस पर क्यू आवेश दिया जाता है तो उस चालक तार के संपूर्ण लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, देखो आगे, इस चालक तार की अल्पांश लंबाई dl पर विचार करते हैं। यानी ये जो एल लंबाई का तार है इसका एक अल्पांश, एक टुकड़ा ले लेते हैं dl, जिस पर आवेश की मात्रा कितनी होगी? dq होगी। देखो आगे, चालक तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। यानी जो चालक तार के यदि एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं? रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। अर्थात सूत्र क्या होगा? रैखिक आवेश घनत्व बराबर लंबाई आवेश अपॉन लंबाई। अब यदि लंबाई की वैल्यू 1 ले लेंगे, एकांक ले लेंगे, तो जो आवेश की मात्रा होगी वो क्या होगी? रेखीय आवेश घनत्व। इसकी डेफिनेशन इस प्रकार भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ओके, नेक्स्ट चलो। संपूर्ण चालक तार के लिए लैम्बडा बराबर आवेश अपॉन लंबाई, रेखिक आवेश घनत्व। ठीक है, अल्पांश के लिए dq अपॉन dl। कभी भी देखो, अल्पांश के लिए लेंगे तो d यानी कि जैसे संपूर्ण लेना है तो l हो गया, और अल्पांश के लिए लेंगे तो dl। अब देखो, मैंने पहले भी बता दिया था कि अल्पांश के लिए लेंगे तो dl, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो l प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? l प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, संपूर्ण के लिए तो भाई ये होगा और अल्पांश के लिए ये होगा। ठीक है, अब इसके नीचे देखो, लैम्बडा का मान सदैव नियत रहता है क्योंकि लंबाई भी नियत है और आवेश भी फिक्स होगा कि कितना देना है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? नियत होगी, अर्थात कांस्टेंट होगी। ठीक है, इसके बाद मात्रक आ जाएगा कूलाम आवेश का, तो और लंबाई का क्या होगा? मीटर। यह हो गया इसका मात्रक। इसको ये भी पूछा जाता है। अब इसके बाद में विमा लिखते हैं। विमा होगी m0l-1 t की पावर 1
एम्पियर की वैल्यू 1, ये इसकी विमा हो गई। अतः रेखीय अल्पांश dl के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता dE हो तो, अब देखो यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर निकालना है तो देखो हम जानते हैं कि KQ/R² क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, जबकि हम जानते हैं कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, dQ/dl होता है। अब यहाँ से हम फाइंड आउट करें dQ की वैल्यू, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये प्राप्त हो जाएगा, देखो λdl। यहाँ पर आवेश की वैल्यू प्राप्त हो गई, तो यहाँ आवेश की वैल्यू आ गई डायरेक्ट, ठीक है। इसके बाद देखो अब यहाँ पर अल्पांश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, dQ की वैल्यू ये यहाँ से पुट कर देंगे, ये dQ की वैल्यू हो गई, तो ये आ गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, ठीक है। अब देखो इसको, संपूर्ण रैखिक चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, संपूर्ण चालक तार के कारण लेंगे तो मैंने पहले बता दिया था, इंटीग्रेशन कर देंगे तो E बराबर इंटीग्रेशन, और रेखीय ले रहे हैं तो L लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में समीकरण 1 से इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो देखो, अब देखो यहाँ पर दिख नहीं रहा है, इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट करेंगे तो ये यहाँ पर सेम L होगा रेखीय के लिए, ठीक है। और ये DE की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट करने पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो K λdl/R², ये क्या आ गई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता संपूर्ण तार के कारण आ गई, ठीक है। अब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, देखो वेक्टर फॉर्म में क्या, डायरेक्शन और आ जाएगी, सेम ऐसे कैसे आ जाएगी, और डायरेक्शन r आ जाएगी, ये L होगा, ये इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। ये हो गया सदिश रूप में, ये थोड़ा नाम मिट रहा है, मैं लिख देता हूँ इसको सदिश रूप में, ठीक है। ये इसके सदिश रूप आ गई। अब देखो, जो कि रैखिक आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। यहाँ तक समझ में आया। देखो हमने रैखिक आवेश वितरण कंप्लीट समझ लिया, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी समझ लिया, अल्पांश तार के कारण और संपूर्ण तार के कारण, ठीक है। दैट इज क्लियर, यहाँ तक समझ में आया, ओके। अब इसके बाद में बी पॉइंट, बी आएगा पृष्ठीय आवेश वितरण। देखो ये क्या होता है, अब देखो पृष्ठ आवेश वितरण, ये थोड़ा हेडिंग डाल लेंगे, इसकी मैं थिकनेस कम कर लेता हूँ थोड़ा। देखो, जब आवेश किसी वस्तु के पृष्ठ या क्षेत्रफल पर वितरित हो तो इसे पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। यानी कि उस ऊपर वाले में क्या था, रेखीय आवेश वितरण, तो उसमें क्या था, लंबाई पर आवेश वितरित हो रहा था, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, पृष्ठ या क्षेत्रफल पर हो रहा है। यहाँ तक ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। देखो माना चित्र अनुसार S क्षेत्रफल के एक पृष्ठ पर विचार करते हैं। जब इसे Q आवेश दिया जाता है तो यह आवेश संपूर्ण क्षेत्रफल एक समान रूप से वितरित होता है। उसमें लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो रहा था, यहाँ पर संपूर्ण क्षेत्रफल एक समान से वितरित होगा, ठीक है। इसके एक क्षेत्रफल अल्पांश उसका क्या माना था, अल्पांश dl, और इसका क्या मानेंगे, ds पर विचार करते हैं, जिस पर आवेश dq है, जिस पर आवेश कितना है, dq है। देखो किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। उसमें क्या कहते हैं, जब एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, और इसमें क्षेत्रफल लेंगे, इसे रो से दर्शाते, उसमें लैम्बडा से दर्शाते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा कंपेयर करके पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देखो डायग्राम से हम समझते हैं। ये हमारे पास कोई पृष्ठ है, ठीक है, इस पर प्लस
क्यू आवेश वितरित है एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश वितरित है। थोड़ा नोटबुक में मिटा हुआ है इसलिए मैं दोबारा थोड़ा बना देता हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। प्लस क्यू आवेश है, यहाँ से एक का अल्पांश पृष्ठ ले लेंगे ds, यहाँ तक समझ में आया, और इस पर आवेश कितना है dq। ओके, यहाँ तक समझ में, अर्थात पृष्ठ आवेश घनत्व रो बराबर आवेश अपॉन क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला डायरेक्ट होता है। अब अल्पांश के ले लेंगे तो रो बराबर dq अपॉन ds, संपूर्ण पृष्ठ के ले लेंगे तो इंटीग्रेशन कर देंगे, अल्पांश के लिए तो डी रो भी ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, और संपूर्ण के लिए लेंगे तो रो आ जाएगा इंटीग्रेशन करने पर, ठीक है। इसके बाद में पृष्ठ आवेश घनत्व रो का मान सदैव नियत रहता है। मैंने ऊपर भी बता दिया था कि क्यू की वैल्यू भी फिक्स रहेगी और पृष्ठ पर क्षेत्रफल की वैल्यू भी फिक्स रहेगी। तो ये जो रो की वैल्यू आएगी ना, ये आएगी फिक्स, नियत आएगी, अर्थात कांस्टेंट आएगी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मात्रक कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। विमा ऊपर की वाले की तरह m0l-2 t1 और एम्पियर की वैल्यू 1 ये आ जाएगी, इसकी विमा हो गई। अतः क्षेत्र अल्पांश ds के कारण r दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता d होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, KQ/r², अल्पांश ले रहे हैं तो d आ जाएगा, ठीक है। और हम जानते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व रो बराबर dq/ds, यहाँ से dq की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, और रो ds, ये आ गई वैल्यू आवेश की, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, ये वैल्यू यहाँ पर रखने के बाद रो ds की वैल्यू यहाँ पर रख दिया, इक्वेशन 1 आ गई। संपूर्ण पृष्ठ के लेंगे कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी संपूर्ण पृष्ठ के लिए लेंगे ना तो ये क्या इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन करने पर पृष्ठ ले रहे तो s ले लेंगे यहाँ पर E = चलो इसकी वैल्यू रख देंगे k रो ds/r², k रो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट राशि, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा। सदिश रूप में लिख देंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो डायरेक्शन ले लेंगे, जैसे r², यह हो गई सदिश रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि पृष्ठ आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शा रहा है, या इसका सूत्र है। यह हो गया पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है, अर्थात पृष्ठ आवेश वितरण, ठीक है, ओके। अब थर्ड पॉइंट आ गया आयतन आवेश वितरण। क्या आ गया? आयतन आवेश वितरण। ये किस प्रकार है, देखो जब आवेश किसी वस्तु के आयतन पर वितरित हो तो उसे क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है, ऊपर वाले के सेम की तरह। अब इसका मानचित्र अनुसार V आयतन की एक वस्तु पर विचार करते हैं। जब इसे Q आवेश दिया जाता है, इन प्लस Q आवेश दिया जाता है, तो यह आवेश इस वस्तु के संपूर्ण आयतन पर एक समान रूप से फैल जाता है। देखिए प्यारे स्टूडेंटों, हमने जब रेखीय आवेश वितरण में तो लंबाई पर वितरित हो रहा था, और पृष्ठीय आवेश वितरण पर क्षेत्रफल पर वितरित हो रहा था, और आयतन आवेश वितरण पर आयतन पर, संपूर्ण आयतन पर एक समान रूप से वितरित हो रहा है, ठीक है। इस वस्तु के आयतन अल्पांश dv पर विचार करते हैं, जिस पर dq आवेश स्थित है। किसी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, और इसे किससे दर्शाते हैं, रो से डिनोट करते हैं, अर्थात रो से दर्शाते हैं, ठीक है। देखो जैसे हमारे पास ये कोई पृष्ठ है, ठीक है, और इसका आयतन क्या है, v है, और आवेश कितना है, प्लस q है। ये कोई आयतन अल्पांश देखो यहाँ पर ले लेते हैं, छोटा सा इसका एक टुकड़ा ले लेते हैं, जिस पर आवेश की मात्रा कितनी है, dq है, और आयतन कितना है इसका, dv है। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद देखो, अर्थात आयतन आवेश घनत्व रो बराबर
आवेश अपूर्ण घनत्व। ठीक है। अल्पांश के लिए डी रो डी क्यू अपॉन डी वी। संपूर्ण पृष्ठ के लिए ये तो आ जाएगा रो और ये आ जाएगा क्यू अपॉन वी बराबर संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या है, आयतन आवेश घनत्व आ गया। ठीक है। मात्रक लेंगे तो कूलाम अपॉन मीटर क्यूब, क्या आ गया, कूलाम अपॉन मीटर क्यूब। और वीमा लेंगे तो m0 L की पावर -3 T1 एम्पियर की वैल्यू 1। ठीक है, ये इसकी वीमा हो गई। अब देखो यह अतः आयतन अल्पांश dv के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर हमें फाइंड आउट करनी है, सेम ऊपर वाले की तरह। देखो डी ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन यहाँ अल्पांश ले रहे हैं तो यहाँ क्या ले लेंगे, डी क्यू ले लेंगे। अब हम जानते हैं आयतन आवेश घनत्व रो बराबर डी क्यू अपॉन डी वी, तो यहाँ डी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे रो इंटू डी वी, ये आ गई डी क्यू की वैल्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे डी क्यू की। ये रखने के बाद देखो डी ई बराबर के ऐसे कैसे रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अतः संपूर्ण आयतन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता संपूर्ण के लिए लेंगे तो इंटीग्रेशन कर देंगे, सिंपल। यहाँ आयतन ले रहे हैं ना तो वी ले लेंगे, ऊपर एस लिया था पृष्ठीय में और रेखीय में क्या लिया था, एल। ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू रख देंगे तो के रो अपॉन डी वी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये आ गई वेक्टर फॉर्म के बिना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। ठीक है। अब ये सदिश रूप में लिखेंगे तो ये डायरेक्शन आर कैप आ जाएगी। ठीक है। अब देखो जो कि आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है या उसको प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ तक हो गया रेखीय आवेश घनत्व या रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और नेक्स्ट आयतन आवेश वितरण, अर्थात सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है जो हमने क्रम वाइज कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, गाउस का नियम, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से इसका गाउस का नियम भी पूछता है और इसका एक एप्लीकेशन हर बार एग्जाम में सीधा डायरेक्ट पूछता है। ठीक है, तो हम चलते हैं गाउस के नियम पर। गाउस का नियम सभी हेडिंग डाल लेंगे। गाउस का नियम देखो, गाउस के नियम के अनुसार एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक यानी हम मान सकते हैं रियल नहीं है, काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान काल्पनिक बंद पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश यानी कुल आवेश समेशन क्यू तथा एप्सिलॉन नोट के अनुपात के बराबर होता है। यही गाउस का नियम है। यही क्या है, गाउस का नियम है। देखो अर्थात इसमें जो फ्लक्स का मान है ना फाई, वो समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट के अनुपात का बराबर है। ये गाउस के नियम को दर्शा रहा है। ठीक है। देखो माना एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में एक काल्पनिक बंद पृष्ठ स्थित है, इसके द्वारा घेरे गए आवेश यानी कुल आवेश का मान समेशन क्यू है। अतः काल्पनिक पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स फाई बराबर ये होगी। इक्वेशन फर्स्ट मान लिया इसे, क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट, जो गाउस के नियम का गणितीय रूप है, जो ये गाउस के नियम के जो मैथमेटिकल रूप है ना उसको डिनोट कर रहा है। एप्सिलॉन का मान, एप्सिलॉन नोट का वैल्यू लिखेंगे, देखो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा और आगे टर्म में बदलेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, फाई बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट थी। इसको ऊपर नीचे 4 पाई से मल्टीप्लाई करने पर अब यहाँ पर ये देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट,
ये क्या बन गया, स्थिर वैद्युत नियतांक बन गया। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है के। तो फाई बराबर 4 पाई के, ये आ गया विद्युत फ्लक्स गाउस के नियम अनुसार। अब विद्युत फ्लक्स के सूत्र से विद्युत फ्लक्स बराबर होता है फाई बराबर इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है, अब इसमें फाई की वैल्यू देखो इसके बराबर रखेंगे, यहाँ पर इक्वेशन 2 रखें तो देखो नेक्स्ट एक रिलेशन आ गया, ये भी गाउस का नियम का रिलेशन आ गया। ठीक है, इसके बाद में इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर से 4 पाई के समेशन क्यू, ये भी एक रिलेशन आ गया गाउस के नियम का ही। इसके बाद देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या होगी, फाई बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो इससे क्या निकलता है कि फाई है ना समानुपाती समेशन क्यू के समानुपाती है। ठीक है, देखो उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश पर निर्भर करता है, अर्थात वस्तु के आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि फाई समानुपाती किसके है, समेशन क्यू। तो ये घेरे गए आवेश पर ही निर्भर करता है, न कि आकार व आकृति पर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम करते हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग, सभी हेडिंग डाल लेंगे। गाउस के नियम के अनुप्रयोग देखो, पहला पॉइंट देखो, गाउस का नियम सदैव स्थिर आवेशों पर लागू होता है, अर्थात आवेश स्थिर होने चाहिए, ऐसे नहीं कि गतिशील हो। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है गाउस का नियम व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करने वाले कणों पर लागू होता है। यानी व्युत्क्रम क्या होता है, इनकी समानुपाती नहीं हो, अर्थात व्युत्क्रमानुपाती का नियम का पालन करना होना चाहिए। गाउस का नियम कूलाम के नियम से व्यापक होता है, अर्थात कूलाम के नियम से व्यापक का मतलब इसकी उत्पत्ति होती है गाउस के नियम से। 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ पॉइंट, गाउस के नियम को लागू करने के लिए एक काल्पनिक पृष्ठ माना जाता है, जिसे क्या कहते हैं, गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। यानी एक काल्पनिक पृष्ठ मानते हैं जिसे गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान एक समान होता हो, एंड अर्थात विद्युत क्षेत्र का मान ऐसे नहीं कहीं ज़्यादा कहीं कम, अर्थात एक समान हो, उसे क्या कहते हैं, गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। और गाउसियन पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है ना, वो तल के लंबवत होती है। क्या होती है, तल के लंबवत होती है। और फोर्थ पॉइंट होगा। फिफ्थ पॉइंट देखो, गाउसियन पृष्ठ अनियमित आकृति अथवा नियमित आकृति का हो सकता है। नियमित यानी नियम के अनुसार, यानी कि नियमित रूप से, अर्थ नहीं कि फिक्स। ठीक है, और अनियमित इन कैसे भी हो सकता है, यानी एक तो ऐसे हो सकता है गाउसियन पृष्ठ, एक ऐसे भी हो सकता है गाउसियन पृष्ठ। ठीक है, नियमित या अनियमित हो सकती है। 6 पॉइंट, यदि आवेश बिंदु गोलीय कोश चालक गोला अचालक गोले पर हो तो सदैव गोलाकार गाउसियन पृष्ठ माना जाता है। यदि आवेश है ना, गोलीय कोश बिंदु आवेश चालक गोला अचालक गोले पर हो तो सदैव गोलाकार ही माना जाएगा। यानी उसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो उसको गोलाकार गाउसियन पृष्ठ ही मानेंगे। 7 पॉइंट, यदि आवेश रेखिक चालक तार चालक पट्टिका अचालक पट्टिका हो तो सदैव बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ माना जाता है। ये देखो, ये वो पॉइंट है जो आगे हम इसके जो एप्लीकेशन करेंगे ना उनमें ये काम आएंगे। ठीक है, देखो आगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया है, कूलाम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति। अर्थात जो ऊपर ने हमने पढ़ा था ना कि जो गाउस ये है ना, जो कूलाम का व्यापक है, व्यापक का मतलब कि कूलाम के नियम से गाउस के नियम की हम उत्पत्ति कर सकते हैं, इसका कहने का मतलब ये है। तो देखो सभी हेडिंग डालो पहले, फिर हम करेंगे इसकी उत्पत्ति। देखो
माना चित्र अनुसार बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। इस आवेश को एक काल्पनिक बंद पृष्ठ घेरे हुए हैं। इस आवेश से r दूरी पर एक अल्पांश क्षेत्रफल अल्पांश ds लेते हैं जो बिंदु P पर स्थित है। देखो नीचे ये थ्योरी डायग्राम से समझते हैं। माना कि बिंदु O यहाँ पर है, ये जीरो होरिजन भी मान सकते हैं, यहाँ पर O है, यहाँ पर आवेश कितना है प्लस Q आवेश है। यहाँ तक समझ में आया। इससे r दूरी पर बिंदु यानी ds वेक्टर स्थित है अल्पांश क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ ये बिंदु है P स्थित है। यहाँ तक समझ में आया। ये तो इसके डायरेक्शन है, यहाँ से ये है r दूरी पर, ठीक है। और ये है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होगा पृष्ठ के लंबवत, और इन दोनों से बना कोण क्या होगा थीटा। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। थ्योरी पढ़ेंगे। देखो यह क्षेत्रफल अल्पांश विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर स्थित है। यह अल्पांश यहाँ पर विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर स्थित है ना, ये ठीक है। अतः क्षेत्रफल अल्पांश ds वेक्टर से निर्मित निर्गत फ्लक्स डी फाई हो। निर्गत फ्लक्स क्या होता है डी फाई, तो देखो ये हमने पहले पढ़ चुका है, हम जानते हैं वी नो दैट तो ये हम जानते हैं निर्गत फ्लक्स ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। डॉट हटाएंगे तो कोस थीटा आ जाएगी, इक्वेशन 1 आ जाएगी। नेक्स्ट देखो Q आवेश से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है KQ/r²। सिंपल देखो KQ/r², ये होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इक्वेशन फर्स्ट यहाँ रख देंगे, इक्वेशन 2 की वैल्यू। इक्वेशन 2 की वैल्यू रखेंगे डी फाई बराबर ये हो गई क्यू की वैल्यू, ये हो गई इक्वेशन 2 की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट चलो, संपूर्ण काल्पनिक पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, यानी अल्पांश तो हमने निकाल लिया, अब हमें निकालना है संपूर्ण। संपूर्ण निकालेंगे तो इंटीग्रेशन कर देंगे। देखो फाई बराबर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ये सेम एज इट इज इक्वेशन 3, ठीक है। अब देखो के क्यू तो बाहर आ गया, अभी हमें इंटीग्रेशन करना है इस टर्म का। तो हम जानते हैं कि काल्पनिक बंद पृष्ठ से अल्पांश से बिंदु O पर बनने वाला ठोस कोण यानी कि सॉलिड एंगल, ये वैल्यू सॉलिड एंगल के बराबर होती है, और इसकी वैल्यू होती है 4 पाई, जो आगे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो फाई बराबर KQ/d⍵, और सॉलिड एंगल ये ठोस कोण, इसकी वैल्यू डायरेक्ट होती है 4 पाई। 4 पाई ले लेंगे यहाँ पर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो इसके बाद में Q/ε0 ये आ गया। गाउस के नियम के अनुसार जो फ्लक्स है, जो आवेश और अपॉन ε0 के अनुपात होती है, तो ये क्या प्राप्त होगा कूलाम के नियम से गाउस का नियम प्राप्त होगा। यहाँ तक समझ में आया, ओके। अब गाउस के नियम के अनुप्रयोग या गाउस के नियम के एप्लीकेशन करेंगे हम। 3-4 एप्लीकेशन है जो क्रम वाइज करेंगे। तो हम पहला अनुप्रयोग करते हैं गाइज, गाउस के नियम के अनुप्रयोग। पहला है आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है, और गोलीय कोश है खोखला गोला है, तो उसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है। तो इसमें 3 केस होंगे, यानी बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पृष्ठ पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और तीसरा पॉइंट होगा कि अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो पहला करते हैं बाहर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो इसकी पहले डायग्राम में एक बार समझा देता हूँ। ये कोई गोलीय कोश है, ठीक है, इसको +Q आवेश दिया है जो इसकी सतह पर वितरित है, ठीक है। यह है बिंदु O, इसका केंद्र बिंदु है, ठीक है।
और इससे r दूरी पर स्थित बिंदु P है। हमें यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है यहाँ पर, ठीक है। और जो गोले की त्रिज्या है वो है r, ठीक है। और इसके जो अंदर त्रिज्या है ना वो इससे छोटी है। तो आगे इसको केस करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहला कौन सा केस कर रहे हैं, जब r बाहर अर्थात r की वैल्यू ज़्यादा हो, त्रिज्या से ज़्यादा यानी P पॉइंट बाहर हो। तो देखो इसकी थ्योरी समझ लेते एक बार। माना चित्रानुसार r त्रिज्या के गोलीय कोश पर विचार करते हैं। जब इसे प्लस q आवेश दिया जाता है तो यह आवेश इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है, यानी कि प्लस 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 फैल जाता है, जिससे इस पृष्ठ पर आवेश घनत्व रो उत्पन्न हो जाता है। अब पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, रो बराबर आवेश अपन पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि गोले की त्रिज्या क्या है, r है। तो ये है केंद्र, तो ये हो गया पृष्ठीय आवेश घनत्व रो। गोलीय कोश के केंद्र O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ P की 3 स्थितियाँ संभव है। पहली, जब P गोलीय कोश के बाहर स्थित हो, जब पृष्ठ पर स्थित हो, और तीसरा जब अंदर स्थित हो, ठीक है। इसके बाद पहला केस लेते हैं, जब बिंदु P गोलीय कोश के बाहर स्थित हो। कहाँ स्थित हो, बाहर स्थित हो। पहला केस लेते हैं। तो ये देखो केंद्र बिंदु है O और ये बाहर स्थित बिंदु ये है। इसके बाद एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं और यहाँ पर एक अल्पांश पृष्ठ ले लेते हैं, एक अल्पांश जो क्या होगी, ds होगी। क्या होगी, ds होगी। अब हमें यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, पृष्ठ के लंबवत, तो ई वेक्टर, और पृष्ठ क्षेत्रफल की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ds वेक्टर, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो थीटा होगा वो होगा 0 डिग्री, जो यहाँ भी दर्शाया गया है। यहाँ तक समझ में आया। चलो एक बार थ्योरी कर लीजिए। माना चित्र अनुसार बिंदु P गोलीय कोश के बाहर स्थित है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें फाइंड आउट करनी है। इसके लिए Q को केंद्र मानकर एक गाउसियन R त्रिज्या का एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इस गाउसियन पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अल्पांश ds वेक्टर लेते हैं, जिस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा अल्पांश की दिशा के अनुदिश है। इन दोनों के बीच में थीटा क्या है, 0 डिग्री है। अतः क्षेत्रफल अल्पांश से निर्गत फ्लक्स d फाई हो, तो देखो निर्गत फ्लक्स क्या होती है, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। डॉट को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, कोस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ पर 1 आ गया, कोस 0 की वैल्यू 1। तो ई ds आ गया, यहाँ पर निर्गत फ्लक्स आ गई। संपूर्ण गोलाकार गाउसियन पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण लेंगे तो इंटीग्रेशन कर देंगे। ई ds फाई बराबर, यहाँ तक समझ में आया। ई को ले लेंगे बाहर और इस पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। गाउस के नियम से हम जानते हैं कि फ्लक्स क्या होती है, यानी कि घिरे हुए आवेश अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब यहाँ पर देखो कुल आवेश कितना है, क्यों, तो यहाँ पर रख देंगे क्यों अपॉन एप्सिलॉन नोट। चलो एप्सिलॉन नोट। अब इसके बाद में देखो ऊपर से फाई की वैल्यू यहाँ पर रख दी, ई इंटू जो हमें इक्वेशन अभी निकाली थी ना वो रख दी यहाँ पर, ये दोनों बराबर हो गए। अब इसके बाद में ई की वैल्यू लिखेंगे तो इसको अपोन में ले आएंगे, जो ये है आ गया। अब हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्या होती है, के की वैल्यू होती है, के लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट बराबर के, स्थिर वैद्युत नियतांक है ना ये, वो आ गया। ई बराबर के क्यू अपॉन r स्क्वायर, इक्वेशन आ गई थर्ड।
इक्वेशन फर्स्ट से हम जानते हैं, देखो इक्वेशन फर्स्ट से हम जानते हैं रो बराबर क्यू अपॉन 4πr²। अब यहाँ पर क्यू की वैल्यू रखना है, तो क्यू की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, देखो क्यू की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये आ जाएगी रो इंटू 4πr²। अब क्यू की वैल्यू यहाँ पर ये फाइंड आउट ये रखेंगे तो ये r² नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। 4π से 4π कैंसिल आउट, रो r² अपॉन एप्सिलॉन नॉट r²। ये आ गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इक्वेशन 4 दे दो इसे। यहाँ से हम रो कांस्टेंट r कांस्टेंट और एप्सिलॉन नॉट तीनों क्या है, नियत है, तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इस व्युत्क्रमानुपाती r², अर्थात ई समानुपाती 1/r²। तो इससे क्या स्पष्ट होता है, देखो उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि गोले कोश के कारण बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूरी कम मान करने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में वृद्धि होती है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कमी करेंगे तो दूरी में वृद्धि होगी। यानी व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यही है कि इधर वाली को बढ़ाएंगे तो इधर वाली कम हो जाएगी और इधर वाली को बढ़ाएंगे तो इधर वाली कम हो जाएगी, ठीक है। सेकंड केस ले रहे हैं, जब बिंदु P पर गोले कोश के पृष्ठ पर स्थित हो। जब बिंदु P गोले कोश के पृष्ठ पर स्थित हो, पृष्ठ पर होगा तो r बराबर सिंपल, ऊपर वाले केस कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, उसी में ही जहाँ जहाँ r है ना स्मॉल r, वहाँ कैपिटल R लिख देंगे, ठीक है। तो समीकरण 3 से KQ अपॉन r² आ जाएगा, ये तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, ठीक है। और यदि रो की टर्म में इसे डिनोट करना है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रखने के बाद रो अपॉन ये कैंसिल आउट हो जाएगा और रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। अब तीसरा केस यहाँ पर लेंगे, जब बिंदु P गोले कोश के अंदर स्थित हो। अब अंदर स्थित होगा ना, तो देखो ये तो गोले की त्रिज्या है। अब अंदर हम गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, देखो ये डैश डैश मैं दर्शा देता हूँ, गाउसियन पृष्ठ अब की बार अंदर है। तो हम जानते हैं कि पृष्ठ के गोले के अंदर आवेश कितना होता है, 0 होता है। देखो माना चित्र अनुसार बिंदु P पर गोले कोश के अंदर स्थित है। बिंदु P पर ई वेक्टर याद करने के लिए जीरो या होरिजन यानी O को केंद्र मानकर r दूरी के गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसके द्वारा घेरा गया आवेश कितना है, 0 है, अर्थात 0 या 0 होता है, क्योंकि गोलीय कोश पर संपूर्ण आवेश सतह पर विद्यमान होता है। अर्थात जो गोलीय कोश पर जो कंप्लीट आवेश है ना, उसकी पृष्ठ पर वितरित होता है, इसलिए अंदर आवेश नहीं होगा। आवेश नहीं होगा तो समेशन क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 0 हो गई। समेशन क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। 0 हो गई तो गाउस के नियम से घिरे हुए आवेश यहाँ पर 0 रख देंगे तो यहाँ पर फ्लक्स का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, E.ds, तो फ्लक्स की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अर्थात यहाँ पर पृष्ठ का वैल्यू 0 नहीं होगी, इसलिए ये 0 होगी, ठीक है। तो अतः स्पष्ट है कि गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। अब इसका थोड़ा ग्राफ ही निरूपण करते हैं। देखो पहला, जब बिंदु बाहर स्थित हो तो हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जैसे जैसे दूरी की मान बढ़ेगा वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। ये हो गया इसके। दूसरा केस है जब पृष्ठ पर हो। जब पृष्ठ पर होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नियत होगी, क्योंकि आर की वैल्यू, एक सेकेंड, हाँ भाई ये आर नहीं है, यहाँ पर के है, KQ अपॉन r²। तो इन सभी टर्मों की वैल्यू कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट होगी तो देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के मध्य जो ग्राफ आएगा वो आएगा कांस्टेंट, ठीक है। और तीसरा होगा जब r यानी कि पृष्ठ के अंदर स्थित हो।
तो अंदर स्थित होने के लिए देखो, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या प्राप्त हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो दोस्तों आज हमने क्या क्या पढ़ा है, देखो पहला पॉइंट पढ़ा है सतत आवेश वितरण। उसमें कौन सा पढ़ा है, देखो सतत आवेश वितरण, उसमें पहला पढ़ा है रेखीय आवेश वितरण, दूसरा पृष्ठीय आवेश वितरण और तीसरा आयतन आवेश वितरण। ये 3 पॉइंट करे हैं। फिर इसके बाद में हमने किया है कूलाम नियम। कूलाम नियम, इसके बाद में कूलाम के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, उसके बाद में कूलाम का नियम नहीं, गाउस का नियम, और उससे गाउस के नियम के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, और उसके बाद में कूलाम के नियम से गाउस के नियम की क्या की है, उत्पत्ति। और इसके बाद में किया है जो गोलीय कोश है ना, चालक गोलीय कोश, उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो अंदर कितनी आएगी, बाहर कितनी आएगी और पृष्ठ पर कितनी आएगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी टॉपिकों को अच्छी तरह समझे होंगे। अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इसी प्रकार पावरफुल कंटेंट प्राप्त करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।